घने बादल गरज रहे थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन बारिश की बौछारें बदन को चीरती सी लग रही थी। गांव के बाहर दो बूढ़े लोग, एक बुढ़िया और एक बूढ़ा, भीगते हुए बैठे थे। बुढ़िया की साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी। आंखों में भूख, बदन में कपकपी और मन में टूटन। बूढ़ा, जिसका नाम भोला राम था, कांपते हुए बोला, राधा, कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला देख रहा है। एक दिन तो इंसाफ देगा, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। राधा ने भीगी पलकों से आकाश की ओर देखा, जहां से सिर्फ बिजली की चमक और बेरहम बारिश की मार उतर रही थी। जी, अब तो लग रहा है ऊपर बुलावा आ जाएगा। देखो ना, 4 दिन से कुछ खाया नहीं, अब तो सांस भी भारी लग रही है। कैसा रास्ता है ये जी। सोचा ना था कि ज़िंदगी इस ढलती सांच में जब हाथ कांपते हैं और आंखें धुंधली हो जाती हैं, हम बूढ़े बुढ़िया यूं सड़क किनारे इस बारिश भरी रात में भीगते हुए बेसहारा बैठे होंगे। ना कोई अपना, ना कोई दरवाज़ा जो खुले। सोचती हूँ, क्या इसी दिन के लिए हमने उसे सीने से लगाकर बड़ा किया था? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने हाथों के गहने उसके लिए बेचे और आपने खेतों में दिन रात एक करके उसकी फीस भरी? क्या इसलिए उसे पढ़ाया लिखाया कि वो हमें ही भूल जाए? ये ना जी, अब तो कुछ बोलिए, कब तक यूँ चुप रहेंगे जी? पत्नी की बात सुनकर भोला राम पुरानी यादों में लौटने लगा। उसे सब याद आने लगा। उसका गांव, उसका घर। कुछ साल पहले की बात थी। सुंदरनगर गांव में भोला राम की कुछ जमीन थी। उसी से वो सालों से गुजारा करता था, मगर 3 साल से लगातार सूखा पड़ा था। सिर्फ बारिश नहीं थमी थी, पेट भी खाली रहने लगा था। बेटा अर्जुन उस वक्त पढ़ाई कर रहा था। भोला राम चाहता था कि वो कुछ बने, गांव से आगे जाए। इसलिए खेती में लागत निकालने के लिए उसने गांव के सबसे अमीर इंसान सेठ प्रताप सिंह से कर्ज लिया। ए भोला राम, देख, मैं तुझे अपना समझकर ही उधार दे रहा हूँ, लेकिन एक बात साफ साफ सुन ले। अगर पैसे समय से नहीं चुकाए तो ये ज़मीन तेरी नहीं रहेगी। गिरवी रखी है और गिरवी की ज़मीन एक दिन मेरी हो जाएगी। दस्तखत यहीं करा दे। मैं मेहनत करूँगा भैया, दिन रात एक करूँगा, खेत में जान लगा दूँगा, एक एक पैसा चुका दूँगा। बस एक गुजारिश है, अर्जुन की पढ़ाई मत रुकने देना, उसका भविष्य मत छीन लेना, वही तो हमारी उम्मीद है। उस साल बारिश नहीं हुई, गांव में सूखा पड़ गया। आसपास के गांव में भी वही हालात थे। फिर एक दिन प्रताप सिंह अपने चमचों के साथ आया। ये घर और ज़मीन पूरी तरह मेरे नाम हो चुके हैं। तुमने जो वादा किया था वो निभा नहीं पाए, वक्त पर पैसे नहीं लौटा पाए, और जो कागज़ पर लिखा था उसके हिसाब से अब ये सब मेरा हक बन गया है। अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। भोला राम का सीना फट गया था। राधा फूट फूट कर रोई। तभी प्रताप सिंह ने एक और चाल चली। देख भोला राम, एक रास्ता है जो तेरे सारे दुखों का इलाज बन सकता है। मेरी लड़की कमला अब जवान हो गई है, समझ ले उम्र की उस दहलीज पर खड़ी है जहाँ अब उसे एक घर चाहिए, एक नाम चाहिए। हाँ, नखरे ज़रूर हैं उसके, मगर पढ़ी लिखी है और समझदार भी। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तुम अपने बेटे अर्जुन की शादी मेरी बेटी कमला से करा दे तो मैं तेरे ऊपर से ये कर्ज का बोझ हटा दूंगा। तेरी ज़मीन, घर मेरे नाम रहेगा, लेकिन तुम लोग वहीं रहोगे जैसे पहले रहते थे। कोई तंग नहीं करेगा, बस नाम का फ़र्क होगा। सोच ले भोला राम। आप ही बताइए, अब करें तो क्या करें? अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो ये झोंपड़ी भी हाथ से चली जाएगी। अब अगर सर से छत भी छिन गई तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा बेटा भूखा रहेगा
क्या आप देख पाएंगे उसे ऐसे हाल में? मेरी तो छाती फटती है ये सोचकर भी। अब आपके ही हाथ में है, जो भी फैसला लें सोच समझ कर लीजिएगा। बोला राम झुका नहीं था, लेकिन हालात ने उसे झुका दिया और फिर बड़ी सादगी से बिना शहनाई के अर्जुन की शादी कमला से हो गई। कमला की असलियत कुछ ही दिन में सामने आ गई। शादी के कुछ दिन तो जैसे जैसे बीते, मगर फिर कमला का असली चेहरा बाहर आने लगा। आपके घर में कोई ढंग का खाना नहीं है, ना सब्जी में स्वाद, ना दाल में घी। सुबह उठो तो चूल्हा ठंडा, रात को सो तो मच्छर काटे। ऊपर से ना बिजली है ना पानी, एक पंखा भी ठीक से नहीं चलता। और इस घर की हालत जैसे किसी भिखारी का ठिकाना हो। और आप सासू माँ, हर बात में टांग लगाना आपका काम है क्या? कुछ भी करो आप टोका टाकी करती हो। ये कोई घर है जीने लायक? आपने तो अपने बेटे और मेरी ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब कर दी। राधा, जो कमला को बेटी मानकर लाई, चुप रहती, कुछ बोलती नहीं, मगर कमला रुकती नहीं। आप लोग हम पर बोझ हैं, बोझ। समझिए आप, मैं और मेरे पति कोई सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुए, जो आप दोनों का सारा जीवन भर का बोझ उठाते रहें। खाना बनाओ, कपड़े धो, आपके पथरीले पैर दबाओ। ये कोई शादी है या जेल? ऊपर से ये झोंपड़ी धूप में तपती है, बारिश में टपकती है, चारों ओर कीचड़, बदबू और गरीबी का तांडव। इससे तो 1000 गुना अच्छा होता अगर मैं अपने मायके में ही रह जाती। कम से कम वहाँ इज्जत तो थी, सुकून तो था, साफ सुथरा कमरा था और माँ बाप के घर घुट घुट कर तो नहीं जीना पड़ता था। राधा बहू की बातें सुनकर मन ही मन में रोती। उसने कभी अपनी बहू को बुरा नहीं कहा, बस कमला ही इसके पीछे पड़ी रहती। अर्जुन शुरू शुरू में कमला को समझाता, मगर धीरे धीरे वो कमला के पक्ष में खड़ा होने लगा। अर्जुन, अब और नहीं सहा जाता मुझसे। ये बूढ़ी अम्मा दिन भर बैठी रहती हैं, सारा बोझ मेरे सर पर है। और तुम्हारे बापू भी वहीं बस चुपचाप पड़े रहते हैं, जैसे हम पर कोई एहसान कर रहे हों। और मैं साफ साफ कह रही हूँ, इनकी शक्ल देखकर मेरा जी जल उठता है। मुफ्त को रोटियां तोड़ने बैठे रहते हैं। कमला, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। सच कहो तो तुम गलत भी नहीं हो। माँ बाप ने कभी कुछ किया भी नहीं हमारे लिए। जब कमाने की उम्र थी तब भी जैसे तैसे दिन काटे, ना हमारे लिए कुछ बचाया ना कोई सहारा बनाया। अब जब हमारी ज़िंदगी थोड़ी संभल रही है तो ये दोनों आकर हम पर बोझ बन गए हैं। क्या किया उन्होंने हमारे लिए? एक टूटी फूटी छत दी, ना कोई ज़मीन ना कोई जमा पूंजी। और अब जब हम खुद मेहनत करके थोड़ा बहुत कमा रहे हैं तो ये आकर बैठ गए हमारे सर पर। माँ, अब बहुत हो गया। तुमने भी कभी नहीं सोचा कि इस घर में बहू है, उसे भी चैन चाहिए। दिन भर काम करके थक जाती है और तुम बस बैठी रहती हो। अब ये घर तुम लोगों का सरमायादारों जैसा नहीं है कि बस खाओ और आराम करो। तुम दोनों में अगर थोड़ी भी शर्म बची है, जाकर कहीं कोई काम पकड़ो, नहीं तो निकल जाओ इस घर से। राधा के आंसू अब रोज का नियम बन चुके थे। कमला हर दिन उसे ताने देती। अब घर के नीचे बैठी राधा बस आंसू बहा रही थी। गलती हमारी थी राधा, हमने तो उसे बेटी मान लिया था। आंख बंद करके अपना घर, अपनी ममता सब उसके हवाले कर दिया। और वो तो अपने बाप प्रताप सिंह की ही औलाद निकली। ना दिल है उसमें ना लिहाज, बस बोलती है तो जहर उगलती है। हमारे दिए हुए प्यार को उसने
हमारी कमजोरी समझ ली और हमारा अपना बेटा अर्जुन वो भी अब हमें पराया लगने लगा है। जिसे हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया वही अब उस औरत के इशारे पर हमें बुरा भला कहने लगा है। क्या दिन देख रहे हैं राधा। बारिश उस दिन भी जोरों पर थी। झोंपड़ी की छत पर बारिश टपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। राधा आंगन में बैठी थी। अंदर रसोई से कमला की आवाज गूंज रही थी। माँ जी, आपने मेरी कीमती चाय की प्याली तोड़ दी। आपको पता भी है कितनी महंगी थी वो। आपने जितने पैसे की चाय पूरे जीवन में पी होगी उससे कई ज़्यादा महंगी मेरी वो चाय की प्याली थी। सुबह से पानी भर रहा है और आप बस बैठे हैं। ना साफ सफाई ना कोई काम। बुजुर्ग हो गए हैं तो क्या हाथ पैर भी नहीं हिलेंगे। सारा बोझ मेरे सर पर है। माफ़ कर दो बेटा, बर्तन धोते समय मेरे हाथ से वो प्याली फिसल गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे बाप के घर में रहती हैं और मेरे कीमती सामान को भी तोड़ रही हैं। बहू, ये घर तुम्हारे पिताजी ने नहीं बल्कि मैंने अपने खून से बनाया है। थोड़ा लिहाज कर लिया करो। बस ये सुनने को ही राधा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मत बोलिए मेरे पिता का नाम। अगर उन्होंने आप जैसे गरीब के घर बेटी ब्याई है तो एहसान मानिए, वरना आप तो अब तक सड़क पर होते। अर्जुन बाहर से आया। कमला रोने का नाटक करते हुए बोली, आपके पिता ने मेरे मायके वालों को ताना मारा है। कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। अर्जुन जो पिछले अर्जुन से अलग हो चुका था। अब उसकी आंखों में माँ बाप के लिए इज्जत नहीं और पिता के लिए गुस्सा था। अब लोगों को क्या ज़रूरत थी बोलने की। मेरे ससुराल वालों ने जितना किया उतना आप लोग सालों में नहीं कर सके। बस अब मुझे कुछ और सुनना नहीं है। ये घर अब आप दोनों को सहन नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से, बस बहुत हो गया। कहाँ जाएंगे बेटा? कौन देगा हमें इस उम्र में सहारा? यही तो घर है जहाँ तेरी किलकारियाँ गूंजती थी, जहाँ तेरी माँ ने सैकड़ों बार अपनी रोटी छोड़ी थी। ये नाटक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी उन कुर्बानियों से। आज उस घर में सिर्फ मैं और कमला रहेंगे। तुम दोनों को यहाँ से जाना ही होगा। बेटा तू तो हमारा लाडला था। तू कब इतना बदल गया कि अपने माँ बाप को ही पराया कर दिया? बदलाव ज़रूरी होता है माँ। तुम दोनों ने अपनी ज़िंदगी जी ली, अब हमें जीने दो। और हाँ, कोई और जगह नहीं है तो जाओ, बाहर खुले आसमान के नीचे बैठो, पेड़ के नीचे छुप जाओ, या चाहो तो भीख मांगो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू सच में हमें निकाल रहा है? अपने ही खून को इस तरह बेरुखा करते नहीं देखा था। याद है बेटा, जब तुझे बुखार हुआ करता था तेरी माँ रात रात भर जागती थी। खेत में काम करके जब मैं थक कर लौटता था तब भी मैं तेरी फीस के लिए पैसों का इंतज़ाम करता था। अपने सपनों को कुचल कर तुझे पढ़ाया। और तू आज कम से कम इतना तो बता दे बेटा, हम जाएंगे कहाँ? कौन देगा हमें एक रोटी का टुकड़ा? कौन देगा छत इस बारिश में? पर उस सब के लिए मैं कब तक एहसान मांगता रहूँगा? कमला ने साफ कह दिया, तो या तो वो रहेगी या तो तुम दोनों, और मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। कमला की बातों में आकर तू अपने माँ बाप को ठुकरा रहा है। बेटा, जिस दिन तुझे समझ आएगा कि माँ बाप के आंसू क्या होते हैं, तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा बोझ उठाऊं, ऊपर से मेरी ही पत्नी को ताने देते हो। और आपने मेरे लिए किया ही क्या है?
सिर्फ गरीबी दी। शर्म आती है कहते हुए कि मैं आपके घर में पला। मुझे जल्दी ही ये घर खाली चाहिए, अब और कुछ मत कहना। अर्जुन की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। राधा फूट फूट कर रो पड़ी। बोला राम और राधा चुपचाप एक पोटली में अपने पुराने कपड़े रखकर निकल पड़े। गांव की गलियों में कोई पूछने वाला नहीं था। हर दरवाजा बंद था, बिजली चली गई थी और रात खूब अंधेरे में डूबी थी। उसके लिए क्यों जेवर बेचे, क्यों भूखे रहे, क्यों अपने अरमानों को मिट्टी में मिला दिया, सिर्फ उसके सपनों के लिए? क्या इसलिए कि एक दिन वो हमें यूं बारिश में धकेल दे? क्योंकि हम माँ बाप थे। राधा बेटे के हर मुस्कान में अपनी जिंदगी देखी थी, पर गलती हमारी ही थी। बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने उसे सब कुछ दे दिया, प्यार, जमीन और छत। एक लंबा सुनाटा, बारिश की बूंदें अब और तेज गिरने लगी। दोनों बूढ़े इस अंधेरे में खोए बैठे रहे, जैसे आसमान भी उनके साथ रो रहा हो। बारिश का पानी अब नालियों से बाहर बहने लगा था। उनके पास ना कोई छत थी, ना गर्म कपड़े, ना खाना, ना उम्मीद। वो रात भर सड़क किनारे भीगते रहे। कोई रहम नहीं, कोई सहारा नहीं। लोग खिड़कियों से झांकते, लेकिन कोई पास नहीं आता। इस भीड़ भरी दुनिया में बूढ़े माँ बाप अकेले हो गए थे। बारिश की हर बूंद अब उनके आंसुओं में घुल कर ज़मीन में मिलती जा रही थी। भोला राम और राधा रात भर कीचड़ और बारिश से भरी गलियों में इधर उधर भटकते रहे। भाई, 2 घड़ी के लिए सर छुपाने के लिए जगह दे दो, बहुत भीग गए हैं। जवाब आया, अरे बाबा, हमारे पास जगह नहीं है, पहले ही बहुत तंगी है। तो किसी ने ताना मारा, बुढ़ापे में बेटे से निकाले गए हो तो अब खुद ही जी। राधा की साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी, हाथ कांप रहे थे, पैरों में चप्पल कीचड़ में धंस कर कहीं छूट गई थी। भोला राम और राधा दोनों लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी, अब बारिश कुछ हल्की ज़रूर हुई थी। ये हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां जकड़ रही थी। दोनों थककर चुपचाप गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, जहां कभी भोला राम अपने बचपन में दोपहर की छांव लिया करता था। बारिश अब भी हल्की हल्की पड़ रही थी। दोनों उसी पीपल के नीचे बैठे हैं, बिल्कुल भीगे, कांपते हुए आसमान की तरफ नजरें लगाए, मानो पूछ रहे हों, ऐ ऊपर वाले, ये कैसा दिन आ गया। कई दिन बीत गए थे। वही पुराना पीपल का पेड़, वही गीली मिट्टी और उसी जगह बूढ़ा भोला राम और उसकी पत्नी राधा ठंडी जमीन पर बैठे रहते। गांव के लोग रोज वहां से गुजरते थे, कुछ पहचानते थे, कुछ नजरें चुरा लेते थे, कुछ हंस कर निकल जाते, मगर किसी ने भी आगे बढ़कर यह नहीं पूछा कि क्या हाल है भोला राम। बूढ़ी अम्मा की आंखों में अब आंसू भी सूख चुके थे और भोला राम की हड्डियां ठंड में अकड़ने लगी थी। बारिश कभी थमती तो कभी फिर से शुरू हो जाती। फिर एक दिन, सुनिए जी, अब बस यूं लग रहा है भूख से सांस थमने वाली है। क्यों ना हम बेटे के पास फिर से जाएं, क्या पता उसे हम पर रहम आ जाए। बस अब और नहीं, अब हम किसी से आस नहीं लगाएंगे। अर्जुन ने हमें घर से निकाल दिया, एक बार भी हमारे बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचा। फिर उस दरवाजे पर जाना सही नहीं है, और फिर जब बेटा भी नहीं पूछता और कौन पूछेगा। अब हम खुद अपनी मदद करेंगे। अब इस उम्र में क्या कर पाओगे जी, ना हाथ में ताकत, ना आंखों में रोशनी। जब तक सांस है तब तक आस है। बैठकर मरने से अच्छा है कुछ करके जीने की कोशिश करें। फिर एक दिन बारिश के बाद की कीचड़ से भरी गलियां, फिसलती चप्पलें और कांपते पैर, मगर हिम्मत ना टूटी। एक छोटी सी करियाने की दुकान पर एक जवान लड़का था, नाम था हरिया। वो भोला राम की हालत
देकर बहुत देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। फिर बोला, बाबा, बहुत समय से आपको और अम्मा को घूमते हुए देख रहा हूँ। आपकी हालत पर बहुत तरस आता है, पर सच कहूँ तो मैं भी कोई इतना पैसे वाला नहीं हूँ, पर मैं आप दोनों की मदद करना चाहता हूँ। चलो अंदर आओ, बैठो। पहले खाना खाया है आपने? बेटा, बस जीने की जगह मिल जाए और रोटी मिल जाए। झाड़ू पोछे का काम कर लोगे? 2 वक्त की रोटी और थोड़े बहुत पैसे भी दे दूंगा, और रहने के लिए आप मेरी इस दुकान में सो जाना। कर लूंगा बेटा, ऊपर वाला तेरा भला करे। भोला राम की आंखों से आंसू बह निकले और इसी तरह भोला राम ने अपना पहला दिन काम से शुरू किया। थक जरूर गया, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था। हरिया के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वो अनाथ आश्रम में ही पला था, पर दिल में हमेशा माँ बाप के प्यार की कमी खिलती रही। जब उसने भोला राम और उसकी पत्नी को यूं सड़क पर अकेला देखा तो उसे अपना बचपन याद आ गया। उधर कुछ ही दिनों बाद एक दिन हरिया ने कहा, अम्मा, पापा, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? बेटा, हम तो बेघर हैं, दुकान में जगह दी यही बहुत बात है, हमारे पास घर कहाँ है बेटा। तो मैं ही आपका घर बन जाता हूँ। अब से आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे, मेरे माँ बाप की हैसियत से। वो उन्हें अपने छोटे से घर में ले गया, उनके लिए खाना बनाया, बिस्तर लगाया और रोज दुकान से लौटकर राधा के पास बैठ जाता। धीरे धीरे भोला राम और उसकी पत्नी की जिंदगी फिर से रंग लूटने लगी थी, लेकिन इधर अर्जुन और उसकी पत्नी की दुनिया में अंधेरे गहराने लगे। कुछ महीनों बाद ही अर्जुन की नौकरी चली गई। बारिश ने खेतों की तबाही मचा दी। जो थोड़ी बहुत कमाई हुई थी वो भी बंद हो गई। कर्जदार अब अर्जुन के पीछे पड़ा था। घर में रोज झगड़े शुरू हो गए। अर्जुन चुपचाप बैठा सोचता, क्या मैंने गलती की? क्या माँ बाप को निकाल कर मैंने पाप किया? अब उसे अक्सर रातों को नींद नहीं आती। सपना आता, बाहर बारिश में भीगते माँ बाप की तस्वीर, माँ का कांपता हुआ चेहरा और पिता की थकी हुई आंखें, और हरिया के घर में वही 2 बुजुर्ग अब मुस्कुराते दिखते। बारिश फिर से अब पूरे जोर पर थी। गली में पानी भर चुका था। एक दुकान के बाहर एक बुजुर्ग बैठा था, वही भोला राम जो अब अपने दुखों से बाहर आ चुका था। अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी, एक जोड़े पर गई। दोनों भीगे हुए थे, थके हुए थे, आंखों में बेबसी और चेहरों पर भूख और लाचारी। वो जोड़ा कोई और नहीं, उसका अपना बेटा अर्जुन और बहू कमला थी। भोला राम विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका वही बेटा जिसने उसने बारिश की रात घर से धक्के मारकर निकाला था, आज खुद ऐसी हालत में है। पास जाकर देखा तो अर्जुन की आंखों में पछतावा उमड़ रहा था। कमला तो रोती जा रही थी। बापू जी, आप यहाँ? हमने बहुत बड़ी गलती की बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए। शायद आपकी बद्दुआ लग गई है हमें। हम कहीं के नहीं रहे बाबूजी, सड़क पर आ गए हैं। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। भोला राम ने दोनों की हालत देखी। एक पल को उसका दिल पिघल गया। वो खुद पिता था, वो जानता था गलती कितनी भी बड़ी हो, बेटे की तकलीफ देख पाना आसान नहीं। इतने में राधा भी वहाँ आ गई। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया बाबूजी। जिस तरह हमने आपको उस रात बरसात में घर से बाहर निकाल दिया, उसी तरह आज हम भी उसी हालत में बारिश में खड़े हैं। वही रात, वही बारिश, बस इस बार हम भी उसी सड़क पर हैं जैसे उस दिन आप थे। सच कहते हैं लोग, कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, और आज हमें मिल गया। हमारा घमंड, हमारी बेरुखी सब धूल में मिल गया। हमें माफ़ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं। बापूजी और माँ, मैंने आपको कितना सताया, आपकी बातों का मजाक उड़ाया, आपको बोझ कहा, आपकी ममता को ठुकराया। एक दिन बारिश में तूने हमें घर से बाहर निकाल दिया था,
आज देख, खुद भी उसी बारिश में भीग रहे हो। यही है समय का खेल। लेकिन बेटे, बुरा वक्त सबका आता है। अगर तुम सच में पछता रहे हो तो मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं उनसे कुछ मदद मांग लो। भूख तो मैं अपने बेटे की नहीं देख सकता। अर्जुन उन पैसों को नहीं पकड़ पा रहा था शर्म से और अपने पापों से, लेकिन भोला राम ने जबरन उसका हाथ पकड़कर रुपए थाम दिया। भोला राम ने दोनों को दिलासा दिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं बल्कि अपने खून को वापस पाकर सुकून के थे। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो बूंदें जैसे सबके आंसुओं को धो रही थी। बुजुर्गों का दिल दुखाकर कोई सुखी नहीं रहता। जीवन में चाहे जितना भी ऊंचा उड़ लो, पर माँ बाप की छांव से दूर जाकर कोई इंसान सच्चा सुकून नहीं पा सकता।